फर्स्ट टॉपिक है हमारा फीटल एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस 3 जगहों पे होती है हमारी और इसे याद करना है यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड। ये हमारी रफी में भी यही नमूनिक दिया हुआ है। यंग लिवर वाई से क्या है योक सैक 3 to 8 वीक में कहाँ से बनेगी योक सैक से बनेगी। उसके बाद है लिवर 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 में 6 वीक से बर्थ तक बनती है। स्प्लीन में कब बनेगी 10 to 28 वीक और बोन मैरो में 18 वीक से स्टार्ट होती है टिल एडल्ट लाइफ। और इसमें लिवर का आया हुआ है बार बार सिनेरियो और आई थिंक स्प्लीन का या योग सैक का एक दफा पूछा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन मुझे कोई बताएगा कि एडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चेन्स होती हैं। टू अल्फा एंड टू बीटा। 2 अल्फा एंड 2 बीटा ठीक है। और एडल्ट हीमोग्लोबिन को हम लिखते कैसे हैं HB A2। HbA1 A2। ठीक है। ये है हमारे पास एडल्ट हीमोग्लोबिन। जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है उसमें दो चीजें हैं, एक है जीटा चेन और एक है एप्सिलॉन चेन। जीटा और एप्सिलॉन चेन ठीक है। जो कि फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें क्या आता है उसे हम लिखते हैं HbF से। उसमें दो कंपोजिशन है, एक तो हमारे पास 2 अल्फा 2 गामा हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फीटल में गामा है, तो गामा को जी अम्मा से याद रखना है। बच्चे कहते हैं ना जी अम्मा गामा चेन जो है वो किस में होगी फीटल हीमोग्लोबिन में होगी। अब फीटल हीमोग्लोबिन का क्या होता है कि इसकी ना हाई ऑक्सीजन अफिनिटी होती है। क्यों हाई ऑक्सीजन अफिनिटी होती है? क्योंकि इसमें होता है रिड्यूस टू 3 BPG बाइंडिंग ठीक है, जो कि इसे इनेबल करती है कि ये एफिशिएंटली अट्रैक्ट ऐसा नहीं करेगा, ये मदर से पाएगा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, इसी वजह से इसकी ऑक्सीजन ज्यादा होती है 2,3 BPG बाइंडिंग की वजह से। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन का शो किया है HP। इसमें अल्फा और 2 बीटा चेन की कंपोजिशन है और HB आएगा हमारे पास। ये एन अदर फॉर्म है एडल्ट HB की ठीक है, जो कि प्रिंट होती है लेकिन माइनर अमाउंट। जो HbA2 है ये भी एडल्ट हीमोग्लोबिन की ही फॉर्म है लेकिन किस में होती है माइनर में। अच्छा ये ए बी और O ब्लड ग्रुप का आया हुआ है, ये वैसे सबको है लेकिन फिर भी देख ए ब्लड ग्रुप जो है, जितने भी ब्लड ग्रुप उनमें एंटीजन होता है ना अपने ही नाम का होता है। अब जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन अपने ही नाम का होगा, कौन सा ए एंटीजन होगा ग्रुप एंटीजन, उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो ए होगा। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो उसकी जो अपोजिट होगी वो एंटीबॉडी होगी। अब इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी ए बी। बी बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट कौन सी बनेगी पेंटामर वाली कौन सी थी भला इम्यूनोग्लोबुलिन IgM। 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 अच्छा IgM प्राइमरी रिस्पॉन्स आती है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। IgM जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स में आती है कि सेकेंडरी में आती है। प्राइमरी रिस्पांस में मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जाकिर आपकी तरफ से ना आवाज बहुत आ रही है पीछे से। थैंक यू। अभी देखें ठीक है। जी डॉक्टर रुष्ट। मैम आपकी आवाज अब आई है जी। मैं पूछ रही थी कि IgM जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स शो कराता है कि सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी मैम। ठीक ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे उन्होंने IgM का शो कराया हुआ है, जो ये आपकी डायग्राम बनी हुई है ना ये ठीक है। अच्छा उसके बाद बी ब्लड ग्रुप देखो, बी ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन अपने नाम का होगा। बी एंटीजन है और एंटीबॉडी कौन सी है एंटी ए एंटीबॉडी। उसके बाद है हमारे पास ए बी में दोनों एंटीजन होंगे, ए भी और बी भी, और जो एंटीबॉडी होगी उसमें कोई नहीं एंटीबॉडी होगी ठीक है। और ओ में क्या है, ओ में हमारे पास एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडी दोनों होंगे।
एंटी ए और एंटी बी। और यहाँ पे गौर से देख लो आईजीजी है और प्रीडोमिनेंटली इसमें मौजूद है हमारे पास आईजीजी और उसके साथ आईजीएम। अच्छा, ये आईजीजी जो है ये क्या कर रहा था, इसका स्पेसिफिक एक काम था। Fixing. Opsonize. सॉरी, Opsonization means what होता Fixing सुनाई है? दे Complement fixation. मैम ये ठीक है वो ठीक है, हम प्लेसेंटल बैरियर फीटस क्रॉस और करता मदर है। के बारे में। Okay. मैं वो प्लेसेंटा क्रॉस कर रहा वेरी था। गुड, ये क्रॉस करता है ठीक है। हाँ, अब ये हम देखेंगे ये जो ABO हिमोलिटिक एनीमिया है उसमें ये इस IgG का काम आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मैम एक क्वेश्चन हिमोलिटिक है डिजीज ऑफ फीटस। जी जी जी। मैम, जो एमसीक्यूज में एंटी सीरा का जिक्र करते हैं, जो भी ब्लड ग्रुप वाले एमसीक्यूज होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? हम्म। जो एंटी सीरा डालते हैं ना वो उसमें देखते हैं एंटी सीरा होता क्या है। महलूल होता है जो हम डालते हैं देखने के लिए कि इसकी फुटकियां बनती हैं कि नहीं बनती। अगर तो वहां पे प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है तो वो वही ब्लड ग्रुप होता है, मतलब उसका एंटीजन देखने के लिए, एंटीजन को प्रिडिक्ट ओके, करने के लिए होता है जो एंटी सीरा होता है। समझ आई? जी आ गई है, थैंक यू। अच्छा, अभी है हमारे पास हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। अच्छा, ये क्या होती है हीमोलिटिक डिजीज में, होता क्या है? मैम बेसिकली हेमोलिसिस हो रही है। हम्म। इनकम्पैटिबिलिटी अगर की वजह आपके से। पास मदर है RH, ठीक है, मदर है RH नेगेटिव और फादर है हमारे पास अगर RH पॉजिटिव, तो क्या होगा कि फर्स्ट जो बेबी है उसमें एक्सपोजर होगा ड्यूरिंग डिलीवरी, लेकिन किसी किस्म की हिमोलिसिस नहीं होगी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर एक्सपोज हो जाती है टू द फीटल ब्लड ग्रुप, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, और इसमें फॉर्मेशन होगी एंटी DIgG की। ठीक है, उसके बाद जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें यही IgG क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को और अटैक करती है फीटल RBCs पे, जिसकी वजह से हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है इन द फीटस। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोप्स फेटालिस में कौन सी टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी होता है? Type 2. टाइप 2। टाइप 2 मैम। गुड। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट में देखो आपने क्या देना है। जब प्रेगनेंसी होती है ना उसी दौरान ही आपने एंटी DIgG देना होता है। ठीक है, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर पहली डोज अब तब देते हो और दूसरी डोज कब देते हो, अर्ली पोस्टपार्टम पीरियड में। लेकिन हमारी जो यहाँ पे प्रैक्टिस है वो बस इतनी है कि हम पोस्टपार्टम पीरियड में दे रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारी ABO हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ABO में क्या होता है, टाइप ओ प्रेग्नेंट पेशेंट, जो पेशेंट है जो मदर है वो क्या होगी, टाइप ओ, जबकि उसका बेबी जो होगा वो है A या फिर B। अब टाइप ओ में एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? Both IgG होती है वैसे, एंटीबॉडीज दोनों होगी, AB और BB। A भी और B भी, ठीक है। अब अगर बच्चा है A या है बच्चा B, तो दोनों के खिलाफ इसके माँ के पास तो एंटीबॉडी मौजूद है ना, दोनों के खिलाफ ही। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जाके ये जो IgG है ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को और फीटल हीमोग्लोबिन के ऊपर RBC के ऊपर जाके अटैक करती है और हिमोलिसिस स्टार्ट करती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें माइल्ड जॉन्डिस होता है विद इन 24 आवर आफ्टर द बर्थ। ठीक है, और इसमें ट्रीटमेंट आप क्या देते हो, फोटोथेरापी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हो। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों बार बार पूछी हुई है CPSP में। अब मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस में देखो सबसे पहले हमारे पास होते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। उनसे दो चीजें बनती हैं, एक तो होगा हमारे पास लिम्फोइड स्टेम सेल, एक होगा माइलाइड स्टेम सेल।
इसी लिम्फोइड और माइलाइड स्टेम सेल की बेस के ऊपर हम डिवीजन कर रहे होते हैं वो AML, CLL, ALL की। एक लिम्फोइड ओरिजिन के होते हैं, एक माइलाइड ओरिजिन के ल्यूकीमियाज होते हैं, वो इसी बेस पे हम लोग कर रहे होते हैं। फिलहाल हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि इससे क्या क्या होता है। जो लिम्फोइड स्टेम सेल है उससे क्या होगा, लिम्फोपोइसिस होगी। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे, हमारे पास लिम्फोब्लास्ट बनेंगे। लिम्फोब्लास्ट में क्या चीजें आती हैं, एक तो बी सेल होगा, एक टी सेल होगा और दूसरा नेचुरल किलर सेल होंगे। ये क्या है, लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं। बी सेल फर्दर क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाता है। जो टी सेल है वो दो चीजें बनाता है, एक हेल्पर टी सेल बनाएगा, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएगा। अब मुझे बताओ CD8 जो होता है वो साइटोटॉक्सिक है कि हेल्पर है? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक। जो है हमारा CD8 वो है साइटोटॉक्सिक, जो है हमारा CD4 ये है हमारा हेल्पर टी सेल। अच्छा मुझे बताओ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में CD4 आएगा या CD8 आएगा? में एक्यूट में CD8 CD और क्रॉनिक में CD4। वेरी गुड। और मुझे बताओ PPT ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट करते हैं उसमें कौन सा इन्वॉल्व होगा, CD4 या CD8? CD4। CD4, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास माइलाइड स्टेम सेल। माइलाइड के अंदर क्या आता है, माइलाइड में मजीद डिवीजन है हमारे पास। एक तो एरिथ्रोपोइसिस होगी, दूसरा थ्रोम्बोपोइसिस होगी, तीसरा ग्रेन्युलोपोइसिस और चौथा क्या, मोनोसाइटोपोइसिस। अब एरिथ्रोपोइसिस से क्या बनेगा, ऑब्वियसली हमारा एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा। एरिथ्रोब्लास्ट से क्या होगा, रेटिकुलोसाइट बनेगा और उससे क्या बनेगा, हमारे पास एरिथ्रोसाइट बनेगा। ठीक है, RBC हमारे बन गए। अब नेक्स्ट देखो थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस में क्या बनेगा, मेगा कैरियोब्लास्ट बनेगा। उससे क्या बनेंगे, मेगा कैरियोसाइट और फिर बनेंगे हमारे प्लेटलेट। और ये प्लेटलेट कहाँ आ जाते हैं, ब्लड के अंदर। और बाकी ये मेगा कैरियोब्लास्ट और मेगा कैरियोसाइट ये कहाँ पे हैं, ये बोन मैरो में बन रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रेन्युलोसाइटोपोइसिस। उससे क्या हो रहा है, उससे डायरेक्टली ब्लड में हमारे इयोसिनोफिल आ रहे हैं और बेसोफिल आ रहे हैं, जबकि बैंड सेल बनेंगे हमारी बोन मैरो के अंदर जो कि फर्दर डिवाइड होके न्यूट्रोफिल बनाएंगे। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास मोनोसाइटोपोइसिस। मोनोसाइटोपोइसिस से क्या होगा, फर्दर मोनोसाइट बनेंगे इन द ब्लड और फिर यही मोनोसाइट जब टिश्यू में जाएंगे तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, मैक्रोफेजेस कह देते हैं। अब हम फर्दर देखेंगे कि मैक्रोफेजेस कहाँ कहाँ जाके इनका नाम सिर्फ तब्दील हो जाता है, होते यही मैक्रोफेजेस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कहाँ होते हैं, एक्यूट स्टेट में होंगे या क्रोनिक स्टेट में होंगे? एक्यूट में। एक्यूट। एक्यूट स्टेट। जहां पे भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी वहां पे क्या आएंगे, आपके न्यूट्रोफिल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल में क्या होता है, नंबर इंक्रीज इन बैक्टीरियल, जितना ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा न्यूट्रोफिल काउंट आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, देखो इनका न्यूक्लियस जो है ना वो मल्टी लोब न्यूक्लियस है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर। कौन से ग्रेन्यूल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज, कोलेजिनेस, लाइसोजाइम और लेक्टोफेरिन। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। चार तरह के हैं, कौन कौन से, ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फास्फेटेज, कोलेजिनेस, लाइसोजाइम और लेक्टोफेरिन। ठीक है, इसके अलावा दूसरे ग्रेन्यूल इनमें होते हैं एजियोरोफिलिक ग्रेन्यूल, जिसमें क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं। उनमें प्रोटीनेस, एसिड फास्फेटेस आएगा, माइलो परऑक्सीडेस और बीटा ग्लूक्रोनीडेस। अब दो तरह के हमने ग्रेन्यूल पढ़े इसमें, कौन कौन से, एक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल और दूसरा एजियोरोफिलिक ग्रेन्यूल। ठीक है, अच्छा इसका न्यूक्लियस कौन सा था, मल्टी मल्टी लोब। लॉक। ठीक है, हाँ, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल किस में मिलते हैं हमें, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में मिलेंगे या फिर फोलेट डेफिशिएंसी में मिलेंगे? B12 में मोस्टली होते हैं, में भी है। हाँ फोलेट में नहीं होंगे, B12 में होंगे, फोलेट में नहीं, इनका डिफरेंशिएट।
अच्छा, नेक्स्ट हमने देखना है न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक एजेंट कौन से होते हैं। न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक एजेंट है हमारे पास C5a, इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्राइन B4, कैल्करिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब ये हमारा बीसीक्यू भी कई बार आया हुआ है C5a का। न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक एजेंट में C5a का बीसीक्यू कई दफा आया हुआ है और कैल्करिन का भी आया हुआ है एक दो जगह। नेक्स्ट है हमारे पास एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रोसाइट का क्या काम है? इन ऑक्सीजन लेनी है, टिश्यू तक देनी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करना है, टुवर्ड्स द लंग पहुंचानी है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता, एंड लेयर ऑफ ऑर्गेनेली बाइकनकेव शेप होंगे। और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज है। और इनका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ताकि गैसियस एक्सचेंज जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। सोर्स ऑफ एनर्जी जो ये यूज करते हैं वो क्या है, 90% ग्लाइकोलिसिस यूज करते हैं और 10% होता है HMP शंट। इनकी मेम्ब्रेन में क्या होगा, क्लोराइड बाइकार्ब एंटीपोटर, जो अलाउ करता है आरबीसी को कि ये ट्रांसपोर्ट करे कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स द लंग। ठीक है, बस ये चीज आपने याद रखनी है कि इसके अंदर शंट कौन सा है। ये रहा इसका शंट। लाइफ स्पैन, एनर्जी के लिए यूज क्या कर रहा है, HMP शंट क्या होता है, बस ये चीजें मैम आपको अगर याद होनी चाहिए। और ये ए न्यूक्लिएटेड होता है यार। जी नहीं कुछ नहीं। जी। अच्छा नहीं देखो, मैम, स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई देने लग गया। पॉलीसाइथीमिया, उसमें क्या होता है हमारे, सॉरी समझ नहीं आ रही क्या कहा। स्क्रीन पे ना पहले कुछ दिखाई नहीं दे हबीब रहा था, क्या अब कह रहे दिखाई हैं? दे रहा है। जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एनिसोसाइटोसिस। एनिसोसाइटोसिस में क्या होता है, साइज चेंज हो जाती है। ठीक है, और पोइक्लोसाइटोसिस में क्या होता है, शेप चेंज हो जाती है आरबीसी की। एनिसो में साइज चेंज, पोइक्लो में क्या, शेप चेंज। रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी बनते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एरिथ्रोसाइट प्रोलिफरेशन को। अच्छा, जल्दी से अब मुझे बताओ कि एरिथ्रोसाइट में एनर्जी के लिए ये क्या यूज कर रहे होते हैं एरिथ्रोसाइट? 90% ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस और HMP शंट 10% ग्लूकोज यूज करते ठीक हैं। है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? क्लोराइड बाइकार्बोनेट इंटरप्रेटर। वेरी गुड। और इनकी शेप क्या होती है? बाइकनकेव। 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 एनिसोसाइटोसिस किसे कहते हैं? जी मैम। Its size होता है एनिकोसाइटोसिस is size change and poikilogyp. ठीक है, और पोइक्लोसाइटोसिस क्या होता है? शेप में वेरी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो Dr. थ्रोम्बोसाइट्स। Root, we are going. जी क्या कह रही हैं? नहीं, बस ठीक है। सॉरी, मुझे मतलब इन सब चीजों को हमें क्रैम करना होगा, लाइक ये इनमें से ना काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पढ़ी हुई हैं लेकिन हमें याद नहीं रहती। इन्हें पढ़ाने का मकसद ये है, जब हमें नॉर्मल चीजें पता होंगी तो फिर दूसरी चीजें पता होंगी। जैसे अभी मैंने कहा कि लाइफ स्पैन के बारे में, इसका प्लेटलेट की लाइफ स्पैन के बारे में ये पूछा होता है, HMP शंट का बार बार क्वेश्चन आता है। ये वो चीजें हैं जो बेसिक हैं और हम मिस कर देते हैं, तो अब की बार हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट। इनमें ये होता है इन्वॉल्व इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस।
ठीक है। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं इसमें, और ये डिराइव कहाँ से होता है? मेगा कैरियोसाइट से। लाइफ स्पैन कितना है? 8 to 10 डेज है इसका लाइफ स्पैन। और जाहिर सी बात है, प्लेटलेट कहाँ आते हैं? जहाँ पे एंडोथेलियल इंजरी होती है वहां पे ये एग्रीगेट होते हैं और प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो डेंस ग्रेन्यूल होते हैं प्लेटलेट के अंदर, ठीक है। उन डेंस ग्रेन्यूल के अंदर क्या आएगा? कैल्शियम होगी, एडीपी होगी, सीरोटोनिन होगी, हिस्टामिन होगी और कैश। अब मुझे ये बताओ, हिस्टामिन कल हमने कहाँ पे पढ़ा? कहाँ से रिलीज हो रहा था हिस्टामिन? मैस्ट सेल्स और एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स का आपने बताया था कि जीआईटीसी वो होते हैं, वो रिलीज कर रहे होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे याद रखो कि प्लेटलेट में भी जो डेंस ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर हिस्टामिन है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होते हैं? अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल के अंदर क्या आएगा? वॉन विली ब्रांड। अब देखो, वॉन विली ब्रांड फैक्टर का हमें पता होगा तो हम आगे डिजीज भी पढ़ेंगे ना। फाइब्रिनोजन, जी। फाइब्रोनेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर 4। और याद रखना, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द प्लेटलेट पूल जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? आपकी स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है। अब हमने क्या पढ़ा? प्लेटलेट के अंदर दो तरह के ग्रेन्यूल्स हैं, एक है आपका अल्फा ग्रेन्यूल, दूसरा कौन सा है? डेंस ग्रेन्यूल। जो डेंस ग्रेन्यूल है उनमें क्या क्या आ रहा है? कैल्शियम आ रहा है, एडीपी आ रहा है, सेरोटोनिन आ रहा है, हिस्टामिन आ रहा है। जो अल्फा ग्रेन्यूल है उसमें क्या आ रहा है? वॉन विली ब्रांड फैक्टर आ रहा है, फाइब्रिनोजन आ रहा है, फाइब्रोनेक्टिन आ रहा है और प्लेटलेट फैक्टर 4 आ रहा है। और मेनली जो प्लेटलेट पूल है वो कहाँ पे मौजूद है? आपका स्प्लीन के अंदर मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमारे पास है मोनोसाइट। मोनोसाइट found in the blood differentiate into macrophages in टिश्यू में जाके, मतलब ये मैक्रोफेजेस बना देते हैं। कौन? मोनोसाइट। अब ये पूछा जाता है कि मोनोसाइट जो मैक्रोफेजेस हैं उनका प्रिकर्सर कौन सा है? तो वो क्या है? मोनोसाइट है। लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस, एक्सटेंसिव फ्रॉस्टेड ग्लास साइटोप्लाज्म। बस इतना याद रखो कि सबसे बड़ा लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस किसमें होता है? मोनोसाइट के अंदर होता है, ठीक है। मोनो मतलब वन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। मैंने आपको कहा था कि जहां जहां मैक्रोफेजेस होंगे वहां वहां सिर्फ इनका नाम तब्दील होता रहता है। इनका काम क्या है? ये फेगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, फेगोसाइटोज करते हैं बैक्टीरिया को, सेलुलर डेब्रिस को, और जो टूटे फूटे आरबीसीज होते हैं उन्हें, ठीक है। और इनका जो लाइफ है ना वो सबसे ज्यादा लॉन्ग है इन टिश्यू। डिफरेंशिएट फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड मोनोसाइट। कहाँ से बनते हैं मैक्रोफेजेस? मोनोसाइट से बनते हैं। और एक्टिवेट कैसे होते हैं? बाय द अल्फा इंटरफेरॉन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेट कहाँ से होंगे? इंटरफेरॉन गामा। ये है इंटरफेरॉन गामा से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कैन फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाया MHC2। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वाया MHC2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ग्रेन्यूल, जिसमें टीबी और सार्कोइडोसिस आएगा। अब अगर तो यही मैक्रोफेजेस आपके होते हैं लिवर के अंदर तो इन्हें हम कह देते हैं कुफर सेल। अगर कनेक्टिव टिश्यू में जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट्स, ठीक है। और अगर बोन में होंगे तो इन्हें हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट। अगर ब्रेन में होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? माइक्रोग्लायल माइक्रोग्लिया। कहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लिपिड ए फ्रॉम द बैक्टीरियल लिपोप्रोटीन्स बाइंड CD14 ऑन द मैक्रोफेजेस टू इनिशिएट सेप्टिक शॉक। अब याद रखना, मैक्रोफेजेस के ऊपर क्या है? CD14 है जिसके साथ ये बाइंड करते हैं और क्या करते हैं? सेप्टिक शॉक। अब मुझे बताओ, अल्फा ग्रेन्यूल किस में थे? प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स में, प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट में, ठीक है। हिस्टामिन कौन से ग्रेन्यूल्स में है? डेंस में, Hence डेंस में। granule. और प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना है? 10 days, 8 to 10 डेज, ठीक है। और मैक्सिमम प्लेटलेट का पूल कहाँ पे है? स्प्लीन में स्प्लीन। 1/3, ठीक है। और मुझे बताओ, मैक्रोफेजेस का प्रिकर्सर कौन है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट, ठीक है। और मैक्रोफेजेस एक्टिवेट कैसे होते हैं? इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। और इन मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है इनका? डिपेंडिंग अपॉन
द लोकेशन, अगर वो टिश्यूज में है तो हिस्टियोसाइट्स, और अगर वो लिवर में है तो कफर सेल्स, ब्रेन में है तो माइक्रोग्लाया, और पता नहीं आपने क्या बताया था, बोन में है तो ऑस्टियोक्लास्ट, हाँ, और अगर स्किन में है तो लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो डेंड्रिटिक सेल। अच्छा, डेंड्रिटिक सेल क्या है हमारे पास? हाईली फेगोसिटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये। फंक्शन एज लिंक बिटवीन इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, और ये आपका BCQ है। फंक्शन एज लिंक करता है बिटवीन द इनेट जो बाय बर्थ है एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। एक्सप्रेस MHC क्लास 2 एंड FC रिसेप्टर ऑन द सरफेस, कैन प्रेजेंट एक्सोजिनस एंटीजन ऑन MHC क्लास 1। अब मुझे जल्दी से बताओ, जो एंडोजिनस इंटरेक्शन था वो किस MHC का था और एंडोजिनस किसका था? एक्सोजीनस 2 के साथ और एंडोजीनस MC2 का 1 के था, साथ। एक्सोजीनस और एंडोजीनस MC1 का। सबने इकट्ठे बोला, मुझे समझ नहीं आई। एंडोजिनस एंडोजिनस MHC पर MC2 में 1 और एक्सोटॉक्सिन था। एंडोजिनस MHC2 है। ठीक है। अगर वैसे इसका याद रखने का तरीका है, ये यूं कर लो कि जो अंदर अपने घर वाले बंदे होते हैं उनके साथ 2 नंबरी नहीं की जाती, तो एंडोजिनस 1 नंबर, और जो बाहर वाले एक्सोजिनस उसके उसके साथ 2 नंबर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इयोजिनोफिल। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये डिफेंस करता है, डिफेंड अगेंस्ट हेलमेंथिक इन्फेक्शन, मेजर बेसिक प्रोटीन। और इसमें क्या होता है? बाइलोब न्यूक्लियस होता है, पैक्ड विद इयोजिनोफिलिक ग्रेन्यूल ऑफ यूनिफॉर्म साइज। ठीक है। और ये प्रोड्यूस क्या करता है? हिस्टामिन। अब ये तीसरी जगह है जहां पे आप हिस्टामिन पढ़ रहे हो। हिस्टामिन प्रोड्यूस बाय इयोजिनोफिल। ठीक है। मेजर बेसिक प्रोटीन, eosinophilic peroxidase, eosinophil cationic protein and eosinophilic derived neurotoxin कहाँ पे मौजूद है? eosinophil में मौजूद है। याद रखना, न्यूरोटॉक्सिन भी है इनमें। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हमारे पास है eosinophilia का काज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रफी में भी ऐसे ही दिया हुआ है। क्या काज है? पैकमैन ईट्स। पी से क्या है हमारे पास? पैरासाइट्स। ए से एस्थमा। सी से है हमारे पास क्रोनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी। एम से माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ए से है हमारे पास एलर्जिक प्रोसेस। एन से नियोप्लेसिया, नियोप्लेसिया जैसे हॉजकिन लिम्फोमा। और ई से क्या है? इयोजिनोफिलिक ग्रेन्युलोमाटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बेसोफिल। बेसोफिल क्या करते हैं? मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन। डेंसली बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? हेपरिन। अब ये चीजें आपकी CPSP में आई हुई है कि हेपरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हेपरिन कहाँ पे है? हमारे बेसोफिल सेल में है, जो एक्ट करता है एज अ एंटीकोगुलेंट। और दूसरा इसके अंदर क्या है? हिस्टामिन, जो कि एक्ट करता है एज अ वेसोडाइलेटर। और ल्यूकोट्राइन सिंथेसाइज एंड रिलीज ऑन डिमांड। ठीक है। बेसोफिलिक स्टेन विद द बेसिक स्टेन, कौन से बेसिक स्टेन से? नॉर्मली जो हम स्टेन यूज कर रहे होते हैं लैब में, ठीक है, उनसे ये स्टेन हो जाते हैं। बेसोफिलिया इज अनकॉमन बट कैन अ साइन ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जैसे CML। ठीक है। वैसे वो कहते हैं बेसोफिलिया बहुत अनकॉमन है, लेकिन अगर होगा तो जैसे CML है या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, इनमें होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है? जितने भी एलर्जिक रिएक्शन है उसमें मास्ट सेल होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, originate from the same precursor as basophils। और यही लाइन आपकी एसके में दी हुई है। Mast cell originate from the same precursor as basophils but not the same cell type। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास FC पोर्शन होता है ऑफ द IgE2 मेम्ब्रेन। और ये एक्टिवेट कब होगा? एक्टिवेटेड बाय टिश्यू ट्रॉमा। C3a C5a सरफेस IgE क्रॉस लिंकिंग बाय द एंटीजन, जैसे IgE रिसेप्टर एग्रीगेट करते हैं। डीग्रेन्युलेशन होगी और रिलीज ऑफ हिस्टामिन, हेपरिन और ट्रिप्टेस एंड इयोसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर। अच्छा, मुझे बताओ, ट्रिप्टेस एक और जगह से भी रिलीज होता है, कहाँ से?
क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? नहीं पता मैम। मैं नहीं बता पिछले दिन पढ़ा था कहीं पे। नेचुरल किलर सेल में पढ़ा था ना, ट्रिप्टेस। अच्छा, मैम कौन मास्ट सी सेल सेल? इन्वॉल्व, मास्ट सेल किस में इन्वॉल्व होता है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। अच्छा, अब ये जो नीचे दो चीजें दी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से देखो। ये आपके बीसीक्यू में। क्रोमोलिन सोडियम प्रिवेंट मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन यूज्ड फॉर एस्थमा प्रोफाइलेक्सिस। ये ड्रग पूछी हुई है आपकी, क्रोमोलिन सोडियम प्रिवेंट करती है मास्ट सेल की डीग्रेन्युलेशन को, और इसे हम किस में यूज करते हैं? एस्थमा की प्रोफाइलेक्सिस में। और दूसरा हमारे पास वेनकोमाइसिन ओपियाइड एंड रेडियो कंट्रास्ट डाई कैन एलिसिट, क्या एलिसिट करते हैं? आईजीई इंडिपेंडेंट मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइट। यहाँ पे आपके डेंड्रिटिक सेल नहीं दिए हुए। देखो डेंड्रिटिक सेल में क्या होता है? ये हाईली फेगोसिटिक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये फंक्शन करते हैं एज लिंक बिटवीन इनेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी, और ये एक्सप्रेस करते हैं MHC2 और FC रिसेप्टर ऑन द सेल को। नेक्स्ट हमारी लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट क्या करते हैं? रेफर टू बी एंड टी सेल और साथ में नेचुरल किलर सेल। ये तीन तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। बी और टी सेल मीडिएट क्या करते हैं? एडॉप्टिव इम्यूनिटी, जबकि नेचुरल किलर सेल किस में होते हैं? इनेट इम्यूनिटी में। राउंड डेंसली स्टेन न्यूक्लियस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ पेल साइटोप्लाज्म इसमें होता है। नेचुरल किलर सेल देखो इंपॉर्टेंट इन इनेट इम्यूनिटी है, स्पेशली अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजन। नेचुरल किलर सेल लार्जर होते हैं देन द बी एंड टी सेल, ठीक है। और इसमें दो चीजें हैं हमारी, साइटोप्लाज्मिक लिटिक ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें क्या आता है? containing परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम। when released act on the target cell and induce apoptosis, और रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं? apoptosis को इंड्यूस करते हैं। इसी वजह से हमने कहा था कि जो नेचुरल किलर सेल हैं ये क्या हैं? वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारते हैं, ऐसे है ना। और दूसरा क्या पढ़ा था? कैंसर सेल को मैम ये नहीं एंटी करते ट्यूमर होते हैं। हैं। और साथ में कैंसर सेल को मारते हैं। और डॉक्टर जाकिर आप शायद कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। हो गया हो गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा यहाँ पे ये गौर से देखते जाओ, इनके ऊपर CD कौन कौन से हैं। CD56 किसके ऊपर है? हमारे पास नेचुरल किलर सेल के ऊपर CD56, और ये BCQ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बी सेल के साथ देखो CD19 है, CD20 है, CD21 है, ये BCQ आया हुआ है। मीडिएट ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को कौन मीडिएट करेगा? बी सेल मीडिएट करता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल इन द बोन मैरो, अब देखो कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं? बोन मैरो से। स्टेम सेल इन द बोन मैरो एंड मेच्योर भी बोन मैरो में हो रहे हैं। उसके बाद ये माइग्रेट हो जाते हैं टू द पेरिफेरल लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है। फॉलिकल ऑफ द लिम्फ नोड में चले जाएंगे, और वाइट पल्प ऑफ द स्प्लीन कल हमने पढ़ा था उसमें जाते हैं, और जो लिम्फाइड टिश्यू अनइनकैप्सुलेटेड है वहां जाएंगे। व्हेन एंटीजन इज इनकाउंटर्ड, जब भी एंटीजन अंदर आएगा तो बी सेल ने क्या करना है? डिफरेंशिएट हो जाना है इनटू द प्लाज्मा सेल, ठीक है। और फिर मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस करता है, और ये कैन फंक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बी से बोन मैरो, बी से बी सेल कहाँ है? बोन मैरो में। याद रखना CD19, 20 और 21 इसके साथ है। CD56 किसके साथ पड़ा है? नेचुरल किलर सेल। वेरी गुड, नेचुरल किलर सेल के साथ। अच्छा, CD4 और 8 इसका तो आपको पता है किसके साथ है? हमारे टी सेल के साथ। एक और एक्स्ट्रा याद कर लो, CD3, ये मीडिएट करते हैं सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को।
ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? फ्रॉम स्टेम सेल इन बोन मैरो। लेकिन मेच्योर कहाँ पे होंगे? टी से टी सेल, टी से थाइमस, थाइमस में जाके मेच्योर होंगे। डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक्सप्रेस CD8 और रिकॉग्नाइज किसे करेंगे? CD8 है तो MHC1 के साथ होगा, अगर CD4 है तो किसके साथ होगा? MHC CD4 MHC किसके टू के साथ टू MHC2 के साथ, ठीक है। और नेसेसरी फॉर द टी सेल एक्टिवेशन CD28 को-स्टिमुलेटरी सिग्नल नेसेसरी फॉर द टी सेल एक्टिवेशन। अब याद रखना CD28 जरूरी है टी सेल के एक्टिवेशन के लिए। मोस्ट सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट आर कौन से होते हैं? टी सेल होते हैं। 80% टी सेल होते हैं। इसे आप लोग याद रखो TB से, ठीक है। टी कितने हैं हमारे पास? 80% है, तो बी कितने होंगे? बाकी 20% होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर एंटीजन, जैसे क्लॉक फेज क्रोमाटिन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसेंट्रिक न्यूक्लियस अबंडेंट कहाँ पे अबंडेंट है इसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेल डेवलप्ड गोल्जी अपरेटस होता है इसमें। इसे ना भी याद करो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस इतना याद रखना कि मल्टीपल माइलोमा जो है उसमें होता है ये प्लाज्मा सेल डिस्केरियोसिस हो जाता है मल्टीपल माइलोमा के अंदर। अभी थोड़ा सा इसे रिपीट कर लेते हैं, मुझे पता है बहुत ज्यादा ड्राई टॉपिक है, इतना जल्दी ये याद नहीं होना। एलर्जिक रिएक्शन में कौन से सेल रिलीज होते हैं? मास सेल मास्ट सेल, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन को मीडिएट कौन करता है? मास्ट सेल्स। मास्ट सेल एंड बेसोफिल दोनों। अच्छा, और मुझे बताएं हेलमिंथिक रिएक्शन इन्फेक्शन में कौन से सेल होंगे? इजोनोफिल फिर इयोसिनोफिल। काज ऑफ इयोसिनोफिलिया क्या पढ़ा है? एलर्जी पैरासाइट्स। है और पैरासाइट्स है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन अस्थमा है। ठीक है। स्किन लिम्फोमा। एक्टमैन, एलर्जिक ब्रोंकिटिस, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर और क्रोनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी। ठीक है। अभी मुझे बताओ एपोप्टोसिस कौन से सेल करा रहे होते हैं? नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर से सर्कुलर सेल ठीक है। आप इसे थोड़ा सा देखो, आसान हो जाए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये एक जेल के इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें नेगेटिवली चार्ज कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ हीमोग्लोबिन मूव करती है। हीमोग्लोबिन सीक्वेंस में मूव करती है। जैसे हमारे पास HbA है, HbF है, HbS है, HbC है। तो फास्टर सबसे पहले कौन सी जाती है? ए वाली, HbA। ठीक है, इसका नुमोनिक याद कर लो, AFSC। ठीक है, ए सबसे पहले जाएगी, उसके बाद F जाएगी, फिर S जाएगी, फिर C जाएगी। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपको बताई हुई है कि कौन कौन सी है। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन AA है, HbAA। ठीक है। नॉर्मल न्यूबॉर्न में कौन सी होती है? AF होती है। सिकल सेल ट्राइट में कौन सी होती है? AS होती है। इसमें एक चेन खराब होती है। ठीक है, अल्फा चेन ठीक होती है, जो बीटा चेन है वहां पे ये खराब होती है, S चेन आती है। ठीक है। जो सिकल सेल डिजीज है इसमें दोनों चेन्स खराब होती है, इसी वजह से SS से शो कराया गया। HbC ट्राइट में ABC होगा, AC होगा, और HbC डिजीज में CC होगा, और HbSC डिजीज में क्या है? हमारे पास SC है। बाकी बेशक ना याद रहे, लेकिन आपको सिकल ट्राइट और सिकल सेल डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। जो F है उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन मौजूद है फीटल की। ठीक है, एक पार्ट उसका नॉर्मल होता है, दूसरा जो है वो एबनॉर्मल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा कोम टेस्ट क्या होता है? मैम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए करवाते हैं अगेंस्ट आरबीसीज।
हमारे पास ना 2 तरह के कूम टेस्ट होते हैं। एक डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है। जो डायरेक्ट कूम टेस्ट होता है वो डिटेक्ट करता है कि आरबीसी सरफेस के ऊपर जो एंटीबॉडी है ना, उसे डिटेक्ट करने के लिए। जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट होता है वो अनबाउंडेड फॉर्म में जो सीरम में मौजूद होती है एंटीबॉडी, उसे डिटेक्ट करता है। ये हो गए हमारे कूम टेस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आरबीसी मॉर्फोलॉजी। उसमें क्या आता है, एक्एंथोसाइट्स आते हैं, ये स्पर सेल। स्पर सेल किस में मिलेंगे आपको, लिवर डिजीजेस में मिलेंगे, ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया में, विटामिन ई की डेफिशिएंसी में। नेक्स्ट है हमारे पास बर्थ सेल। बर्थ सेल किस में मिलते हैं, लिवर डिजीज में मिलेंगे, एंड स्टेज रीनल डिजीज में, और पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी में बर्थ सेल मिलते हैं। बर्थ सेल में जो है ना हमारे पास स्मॉल साइज की स्मॉलर प्रोजेक्शंस होती हैं, मोर यूनिफॉर्म देन द एक्एंथोसाइटोसिस। और जो है टीयर ड्रॉप सेल, ये आपका बीसीक्यू कई दफा आया भी हुआ है। टीयर ड्रॉप सेल किस में मिलेंगे, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, आरबीसी शेड एज अ टीयर because mechanically squeezed out from the bone marrow। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेलमिट सेल। हेलमिट सेल किस में मिलते हैं, माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमियाज में मिलेंगे, टीटीपी में, हस में, हेल्प सिंड्रोम में, मैकेनिकल हिमोलिसिस में, और इसमें क्या मिलते हैं आपको, फ्रेगमेंटेड आरबीसीज मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाइट सेल। बाइट सेल मिलते हैं G6PD डेफिशिएंसी में। एलिपोसाइट्स। एलिपोसाइट्स किस में मिलेंगे हमारे पास, हेरिडिटरी एलिपोसाइटोसिस में, काज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे स्पेक्ट्रिन। मतलब क्या हुआ कि स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन है उसमें है खराबी, जिसकी वजह से हेरिडिटरी एलिपोसाइटोसिस हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्फीरोसाइट्स। स्फीरोसाइट्स में क्या आ रहा है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होती है। ठीक है। इसमें क्या होगा, स्मॉलर स्फेरिकल शेप में सेल मिलेंगे और डिक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मिलेगी। मैक्रो एल्विलोसाइट, ये किस में मिलेंगे, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में, आल्सो हाइपर सेगमेंटेड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट टारगेट सेल, ये टारगेट सेल का बीसीक्यू कई दफा आया हुआ है। हार्ट, याद रखो इसका निमोनिक। एच से क्या है, HBC डिजीज, और ए से क्या है, एस्प्लीनिया, एल से लिवर डिजीज, और टी से थैलेसीमिया। और सिकल डिजीज, सिकल सेल किस में मिलेंगे, सिकल सेल एनीमिया में मिलेंगे, इसमें सिकलिंग हो जाती है। बस ये आपको शेप याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी शेप कहाँ पे कौन सी डिजीज में है, बाकी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आरबीसी इंक्लूजन्स। आयरन ग्रेन्यूल्स, ये किस में मिलते हैं हमें, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में मिलते हैं, लेड पॉइजनिंग में मिलेंगे, माइलोप्लास्टिक सिंड्रोम में, और क्रोनिक अल्कोहलिक ओवरव्यूज। ठीक है। पेरीन्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया विद एक्सेसिव आयरन फॉर्मिंग रिंग इन द रिंग शेप स्टेरोब्लास्ट। और ये जो स्टेन इसका होता है वो कौन सा होता है, पर्शियन ब्लू स्टेन। और ये स्टेन का पूछा हुआ है कई बार, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में आप कौन सा स्टेन यूज करते हो, पर्शियन ब्लू स्टेन यूज करते हो टू विजुअलाइज द आयरन ग्रेन्यूल्स। अच्छा, नेक्स्ट है पेरिफेरल स्मीयर। उसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो हॉल जॉली बॉडी है। हॉल जॉली बॉडी में फंक्शनल हाइपोस्प्लीनिया या फिर एस्प्लीनिया, मतलब स्प्लीन आपकी काम नहीं कर रही। ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसोफिलिक न्यूक्लियर रेमिनेंट मौजूद होते हैं, डू नॉट कंटेन आयरन, उसमें किसी किस्म की आयरन नहीं होती। यूजुअली रिमूव्ड बाय, कैसे रिमूव होगी, बाय स्प्लैनिक मैक्रोफेजेस। बेसोफिलिक स्टिपलिंग किस में मिलती है हमें, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेगी और थैलेसीमिया में, और ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। बेसोफिलिक राइबोसोमल प्रेसिपिटेट बनते हैं और इसके अंदर भी आयरन नहीं मौजूद होती। अच्छा, नेक्स्ट हेंस बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। हेंस बॉडीज क्या G6PD डेफिशिएंसी में मिलती हैं, डीनेचर्ड एंड प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन कंटेनिंग आयरन। अब देख लो इसमें आयरन है, डीनेचर्ड प्रेसिपिटेटेड हीमोग्लोबिन कंटेनिंग आयरन, फेगोसाइटिक रिमूवल ऑफ हेंस बॉडी, और फिर बाइट सेल रिक्वायर सुप्रावाइटल स्टेन। कौन सा स्टेन, क्रिस्टल वायलेट स्टेन जरूरी है हेंस बॉडीज को देखने के लिए। अब ये दोनों स्टेन आपको याद होने चाहिए, और बाकी चीता चीता चीजें याद रखना, ज्यादा डिटेल में मत जाना। बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़े से मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर छुट्टी आपको।
Which of the following blood cell primarily link innate and adaptive immunity? Erythrocyte, neutrophil, dendritic cell या platelet? Dendritic. हाँ, डेंड्रेटिक सेल। ये जब मैंने डेंड्रेटिक सेल पढ़ाया है तब इस बात पे मैंने एम्फसाइज भी किया। जी मैम। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही ड्राई हो गया टॉपिक। हाँ, सारे चुप हो गए हो। व्हाट इज मैम मेरे प्राइमरी सिलेबस में एंटीबॉडी है। टाइप? जी, जी मैम बोले बोले। व्हाट इज प्राइमरी एंटीबॉडी टाइप इन्वॉल्व्ड इन RH hemolytic disease? IgG. IgG, good. A pregnant woman with type O blood has a type A fetus. Which condition is most likely to develop? ABO ABO incompatibility. ABO incompatibility. ABO incompatibility. What is the treatment of ABO incompatibility? Phototherapy or blood transfusion. हाँ, phototherapy और exchange transfusion. अच्छा, what is the first site of fetal erythropoiesis? Yolk sac. Very good, yolk sac. Which hemoglobin type is primarily found during fetal life and has highly oxygen affinity? वो zeta और HbF. एप्सिलॉन वाला। HPF. Very good, HbF. अच्छा, at which एम्ब्रियो नहीं कहा था gestational आपने? age? Embryo? वो नहीं तो अच्छा सही सही मैम। गोवर्स की जो हीमोग्लोबिन है वो दूसरी है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। जी मैम। At what gestational age does bone marrow become primary site of erythropoiesis? 18 weeks. Very good, 18 weeks. स्पर्म सेल किस में मिलते हैं? जी मैम। स्पर्म सेल किस में मिलेंगे? लिवर डिजीज में। एक यही याद है मैम। ठीक है, लीवर डिजीज है, ए गामा ग्लोबिनीमिया है और साथ में ए बीटा Vitamin लिपोप्रोटीनीमिया E और deficiency. विटामिन ई डेफिशिएंसी। अच्छा, विच हीमोग्लोबिन टाइप इज मोस्ट अफेक्टेड इन सिकल सेल डिजीज? सिकल सेल डिजीज में कौन सी ज्यादा अफेक्टेड होती है? सिर्फ एच बी बता दो। एच बी ए है, एफ है, सी है या A. एस है? S. एस। ए तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल एडल्ट में ए है, फीटस में एच बी एफ है, जो एस है वो है मैम सिकल मुझे सेल क्वेश्चन डिजीज समझ में। नहीं आया है। ये भी नहीं मैंने आया। पूछा कि सिकल सेल डिजीज में कौन सी टाइप की हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, तो वो एच बी एस होती है। ठीक है अच्छा, मैम। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन माइग्रेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस? AFSC. LHB। हाँ जी HB है। हाँ, ए और आगे एफ एस सी। F एफ and एस then सी। SC. SS और SE। व्हाट डज अ पॉजिटिव डायरेक्ट कूम टेस्ट इंडिकेट? जो सरफेस पे होते हैं डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्ट हो जाते हैं, वो डायरेक्ट है, और वेरी जो गुड, सीरम में होता है वो एंटी वो है इनडायरेक्ट है। ठीक है। हॉल जॉली बॉडीज किस में मिलती हैं हमें? हाइपरस्प्लेनिया में स्प्लेनेक्टोमी के बाद। ठीक है, गुड, स्प्लेनेक्टमी के बाद। और हेंस बॉडीज किस में मिलेंगी? PD। G6PD G6PD। deficiency। ठीक है, बेसोफिलिंग स्टिपलिंग कौन सी डिजीजेस में होती है? थैलेसीमिया। और सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, टारगेट सेल किस में मिलेंगे? थैलेसीमिया में। HPC ठीक है, disease. और Anemia. हाँ जी, Liver एज disease. प्लीनिया और लीवर डिजीज और थैलेसीमिया। हार्ट न्यूमोनिक इसका याद रखना है।